At the time of making this video, I am 23 years old. It is 10:48 p.m. to be precise, and I'm going to be turning 24 in almost an hour. It's wild. और ऐसे बहुत लाइफ लेसन्स हैं जो अगर मैं टाइम में वापस जा सकूं तो मैं अपने छोटे वर्जन को बताना चाहूँगा, जो 18 का था, जो 17 का था या फिर जो 19 का था, जिसको लाइफ के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेशली उन 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा डिफरेंस लाते अगर मुझे पहले पता होती। तो अगर तुम 20 के हो, 19 के हो, 18 के हो, 17, 16, आई थिंक ये लेसन्स तुम्हें बहुत काम आएंगे। तो हिंदी चैनल पर स्वागत है सभी का फिर से एक बार। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम लक्ष्य है। मैं 18 साल का था जब मैंने इंडिया छोड़ा। उसके बाद मैं अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे चल पड़ा और अब मैं वीडियोस बनाता हूँ। मैं पिछले 4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ और पिछले कुछ 2-3 महीने में मेरा हिंदी चैनल पिकअप किया, तो हिंदी चैनल पर वीडियोस अब कंसिस्टेंट हो चुकी हैं। बात करते हैं उन लेसन्स की जो मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस लाते अगर मेरे को पहले पता होते। यार, नंबर 1 इज़ गोना बी, इंग्लिश का एक कोट है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों को तुम जानते हो और जिन लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे तुम्हारे लाइफ की सक्सेस में। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करना, मैंने बोला तुम्हारे लाइफ की सक्सेस में, क्योंकि मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर चल रहा हूँ कि तुम सक्सेसफुल होगे। बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दैट अगर तुम्हारी संगति गलत लोगों के साथ है, या फिर अगर तुम अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी, क्या कहते हैं उन्हें, वैल्यूएबल लोगों के साथ कनेक्शंस नहीं बना पाओगे, तो बहुत ऑब्वियस है कि तुम्हारे रास्ते अपॉर्चुनिटीज़ कम आएंगी और तुम ज़्यादातर वो चीज़ें नहीं कर पाओगे जो तुम्हारा करने का मन है। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या बात हुई कि कनेक्शंस नहीं बनाओ, ये तो किसी की चाटने की बात हो गई। नहीं नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं। चाटना किसी की इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये है, मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ बताता हूँ। 2021 या 22 में, आई थिंक इट वाज 2022, मैंने घर शिफ्ट किया था। तो मैं जिस घर में जाके रहने लगा, वहाँ पे जो एक हाउसमेट था, गोरा था, he's got some links in the government, वो गवर्नमेंट के लोगों को जानता था, उसने पहले काम किया हुआ था। तो उसने मुझे ग्राइंड करते हुए देखा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे कुछ इंस्टाग्राम पे होंगे 3000 फॉलोअर्स या 4000 फॉलोअर्स। तो मेरे को देखता था कि मैं हर रात जाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, वीडियोस अच्छी भी आ रही। उस टाइम पे मेरी क्वालिटी बिल्कुल भी मतलब लेवल पे नहीं थी। इट वाज स्टिल फाइन बट इट वाज़न्ट एनीवेयर क्लोज टू व्हाट इट इज़ राइट नाउ। मुझे कलर ग्रेडिंग नहीं आती थी। पहले तो मैं एक बहुत ही रैंडम से कैमरे से बनाता था। कौन सा कैमरा था यार? कैनन का था। इट वाज एन M50 Mark II। उस पर कन्वर्टर लगा के 50 मिलीमीटर का लेंस लगा के स्टैंडर्ड प्रोफाइल पे वीडियो बना के, मेरे को लगता था जितना ज़्यादा ब्लर होता जाएगा उतनी अच्छी वीडियो होती जाएगी। तो उन दिनों में उसने मुझे बहुत घिसते हुए देखा और उसने नोटिस किया कि मेरी कंटेंट की क्वालिटी कैसे, जब से मैं उस घर में मूव हुआ था तब से बढ़ती गई। तो उसने इस चीज़ को नोट करने के बाद ऑब्वियसली अपने दिमाग में रजिस्टर किया होगा। तो थोड़े टाइम बाद जो ऑपोजिशन पार्टी का लीडर है अभी के टाइम पे, उसके ऑफिस में एक कंटेंट क्रिएटर या कह लो एक मीडिया वर्कर की एम्प्टी पोजीशन थी। उनको कोई चाहिए था जो मीडिया वर्क कर सके ऑपोजिशन लीडर का। ऑपोजिशन वो होती है बेसिकली, जैसे समझ लो जो अभी हमारा चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर वाला केस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में प्रीमियर्स होते हैं, बट बेसिकली इट्स द सेम, यू नो व्हाट आई मीन। तो चीफ मिनिस्टर वाली बात है ना। तो जो अभी चीफ मिनिस्टर है, क्या नाम है उसका, क्योंकि मेरी पार्टी वाला नहीं है तो मेरे को नाम ही नहीं याद। And I'm not going to go into politics, don't worry. Peter Malinauskas जो अभी है, उसके अगेंस्ट जो बंदा था, मेरे को उसके ऑफिस से कॉल आया कि ऐसे ऐसे आपका नंबर आपके हाउसमेट से मिला कि आप आ सकते हो, एक इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद करते हैं बात जॉब की। मैं गया, थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि यार उससे पहले I literally haven't done anything big in my life. जिन लोगों को न्यूज़ पे देखते हो या फिर जो लोग एक्चुअल में जिनका पार्लियामेंट में उठना बैठना है, उनके साथ काम करना for me as an immigrant was a big thing. It was a really big thing, bro. तो बात हुई, उस बंदे को मैं पसंद आया, हमने काम करना शुरू किया। Obviously back and forth. It wasn't a full time role.
तो मैं 5 दिन काम नहीं करता था, 2-3 दिन काम करते थे. And it was really good. It was really good. भाई रेट बहुत अच्छा था. पहली बार I was making somewhere around say 55 or maybe even $57 an hour. एक घंटे में $50 से ज़्यादा मुझे पहली बार मिल रहे थे जॉब पे. तो I was just like, oh. तो मैं काम करता था, मैं अपना कंटेंट बनाता था, मैं जिम जाता था, पैसे भी बढ़िया बन रहे थे. It was good. उसके थ्रू मुझे एक बार एक बंदा मिला पार्लियामेंट में जिसके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे. तो उसने मुझे बोला कि oh we're looking for some media guys, like we want someone to do our media for our cafes, for our restaurants. तो उस टाइम में मेरे पास बिजनेस कार्ड भी नहीं था. And then I was like, you know ये मेरा नंबर है, नंबर लो and I'll be in touch. Like मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ या फिर तुम मुझे फ़ोन करना. उसके बाद मुझे 2-2.5 महीने लगे उन लोगों के साथ फाइनली मीटिंग सेट करने में, क्लाइंट्स वगैरह के साथ. But I got one of their restaurants as a freelancer. पहली बार I was like, oh shit, मैं इनसे हफ्ते का $300-400 चार्ज कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ एक वीडियो बनानी है और एक आधी फ़ोटो देनी है. That's it. और ये वो वाला टाइम है, अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो तुम्हें पता होगा कि मैंने सारी जॉब्स क्विट कर दी थी. तो I was like, finally पैसा आने वाला है. तो मैंने उनका एक कैफ़े किया, उनको काम पसंद आया, 2 हफ्ते में दूसरा आया, दूसरे हफ्ते के बाद तीसरा आया. ऐसे करके मैं उनके 4 या 5 रेस्टोरेंट्स करने लग गया. अब इसकी लंबी अगर हम कहानी में जाएंगे तो इट्स जस्ट गोना बी लाइक कि कैसे मैं बिजी होता चला गया, कैसे मेरा पोर्टफोलियो बढ़ता चला गया. एंड देन आई जस्ट कुडंट डू इट ऑल बाय माय सेल्फ. तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोला कि चल अब तू मेरा बिजनेस पार्टनर बन जा. उसने कैमरा खरीदा, उसने थोड़ा बहुत सीखा. ही गॉट इनटू द ट्रेनिंग साइड ऑफ थिंग्स, ही गॉट बेटर एंड देन वी स्टार्टेड रनिंग अ एजेंसी एंड नाउ वी हैव मल्टीपल डिफरेंट क्लाइंट्स दैट वी आर वर्किंग विद. वो बात नहीं है, ये वीडियो पैसे से रिलेटेड नहीं है. मैं जो तुम्हें मैसेज समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि कैसे मेरा जो नेटवर्क था उसके थ्रू अपॉर्चुनिटीज बिल्ड होती गई. इसका दूसरा एग्जांपल ले लो. जब से मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, जब से फाइनली मेरे को इंस्टाग्राम पे थोड़ी रिकग्निशन मिलनी शुरू करी, आई थिंक आई वुड हैव बीन एट 23 या मे बी 24,000 उसके आसपास होगा मैं. एंड आई यूज्ड टू गेट पीपल रिकग्नाइजिंग मी, स्पेशली माय ब्राउन ब्रदर्स. अगर मैं KFC के ड्राइव थ्रू के थ्रू जा रहा हूँ तो वहाँ पे कोई अगर जैसे 17-16 साल का इंडियन लड़का काम कर रहा है, he's gonna be like, oh I know you, I watch you on Instagram. I was like, ain't no way bro. मैं literally ऐसे बोलता था, मैं कहा nah, no way you know me. वैसे ही मैं पेट्रोल पंप पे गया, मैंने पेट्रोल भर के अंदर गया, मैंने एक आइस कॉफ़ी खरीदी. And the guy's like, nah bro, that one's on me. And I was like, what do you mean? I gotta pay for it. And he's like, nah, that one's for like, मैं इसको shout out कर रहा हूँ तेरे को. मैंने कहा क्यों? कहता भाई मैं तेरे को Instagram पे देखता हूँ and I love the stuff that you post. I really fuck with it. भाई वो मोमेंट्स तुम पैसों से भी नहीं खरीद सकते. और उसी के थ्रू जब आपका नाम बिल्ड होता जाता है, जब लोग आपको पहचानने लगते हैं, तो more people want to work with you, more people respect you, more people perceive you to be a bit more high value, and you build it yourself. The network that you build, जो नेटवर्क तुम लोग बनाते हो, वो तुम्हारा खुद का स्किल है. If I was shit at my job, अगर मेरी पर्सनालिटी नहीं होती, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते, या फिर मेरे को सिर्फ डील करना नहीं आता, तो मैं एट द स्टार्ट उस गवर्नमेंट जॉब में टिकता ही नहीं, उस पॉलिटिशियन के साथ मेरी बनती ही नहीं. बिकॉज नेचुरली पॉलिटिशियंस आर जस्ट हॉट-हेडेड, गरम दिमाग है. देयर इज अ वे यू हैव टू टॉक टू देम, देयर इज अ वे यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ. बिकॉज अगर मैं बोल दूंगा ना नहीं ये गलत है, तो वो सड़ जाएगा. But then I have to go around and be like, look, I really love your idea, but I think we can make it a little bit better. And I think that is going to help your profile to just be a bit more visible to the people that you really want to target. Do you know what I mean? और उसके बाद अगर तुम इस एंगल से बोलते हो तो ओ भाई ये चाहता है कि मेरी प्रोफाइल और लोगों को दिखे, ये चाहता है कि मेरा जो अकाउंट है ये अपनी जॉब को सीरियसली ले रहा है, उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है. तो एट द एंड ऑफ द डे फर्स्ट पॉइंट को खत्म करते हैं. Your network is your net worth. जिन लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है, या तो वो तुम्हारी जिंदगी बना देंगे, उनको देख देख के उनके साथ रह के तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा और तुम्हें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती जाएंगी. नहीं तो तुम्हें आंसर पता, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है? Fuck. Number 2. And I think ये मेरे लिए बहुत पर्सनल होने वाला है. तुम में से बहुत लोगों के लिए, तुम में से बहुत लड़कों के लिए ये भी पर्सनल होगा, क्योंकि इतने कमेंट आते हैं भाई ओवर थिंकिंग पे वीडियो बना दो, ओवर थिंकिंग पे वीडियो. एंड आई कैन अंडरस्टैंड ब्रो. मैं छोटी सी छोटी चीज़ को
भाई कहाँ से कहाँ जोड़ देता हूँ मुझे खुद रियलाइज नहीं होता। बाद में जब वो केस खत्म हो जाता तो मैं सोचता हूँ बहन जो चूतिया, कहाँ का कहाँ कनेक्शन बना दिया था मैंने, इतना ओवरथिंक। बट आई अंडरस्टैंड, इट हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस। तो बुरा मानने वाली बात नहीं है। बट द थिंग इज, नंबर 2, you gotta control the controllables and gotta stop worrying about the things that are not in your control. इसका मतलब क्या हुआ, जिन चीज़ों पे तुम्हारी पकड़ है और जो तुम चेंज कर सकते हो, जो तुम्हारे कंट्रोल पे है, उन पे फोकस करो। जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है, कोई फायदा नहीं है उस पर फोकस करने का। उस पर फोकस करके, उसके बारे में ओवरथिंक करके, उसके बारे में सोच के अपना दिमाग को भरना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इज अ मैसिव वेस्ट ऑफ टाइम। यार तू ये सोच ले, हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह है, या हमारा दिमाग आईपैड की तरह है, फोन की तरह। अब मैं जब वीडियो एडिट कर रहा होता हूँ, अगर मैं सारी ऐप्स खोल देता हूँ अपने मैकबुक पे, तो थोड़ी देर बाद मैसेज आ जाता है कि योर मैक इज रनिंग लो ऑन ऐप मेमोरी और समथिंग। तो दिखा आता है कि 53 GB कुछ मेरा प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहा है, बाकी 1-2 GB स्पॉटिफाई, बाकी 1-2 GB क्रोम वगैरह। तो मेरे को ऐप्स क्लोज करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं भर के रखूंगा, एट वन पॉइंट माई प्रीमियर प्रो इज गोइंग टू क्रैश, क्योंकि वो सबसे हैवी वाली चीज़ है। तो ऐसी तुम्हारी लाइफ में अगर हर एक एस्पेक्ट को हम एक एप्लीकेशन बना दें, चलो जिस बंदी के बारे में तुम ओवरथिंक कर रहे हो वो एक एप्लीकेशन, तुम्हारा करियर एक एप्लीकेशन, तुम्हारे एग्जाम्स एक एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी या स्कूल एक एप्लीकेशन, मम्मी पापा को प्राउड कराना एक एप्लीकेशन, जिम जाना एक एप्लीकेशन। अगर अब तुम उनमें से किसी एक को इतना ओवरथिंक कर दोगे, क्रैश आएगा 100%, इट विल कम। तो उस चीज को तुम्हें पकड़ के चलना पड़ेगा कि मैं उन चीजों पे फोकस कर रहा हूं जो मैं चेंज कर सकता हूं, या फिर मैं उस चीज पे फोकस कर रहा हूं जिस पे फोकस करके भी मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, आई थिंक लड़कों के लिए, स्पेशली हम भाइयों के लिए, जब हमारा डेटिंग साइड पे सीन खराब होना शुरू होता है, वी स्टार्ट ओवरथिंकिंग कि उसको कोई और पसंद आ गया होगा, वो किसी और के साथ बाहर गई होगी, उसको मेरे में इंटरेस्ट नहीं रहा, वो मुझे गोस्ट कर देगी, ये वो। भाई ये सारी चीज़ें तेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने ये नहीं प्लान किया था कि दुआ मेरे मुंह पे आएगा, बट with that being said, वो सारी चीज़ें तेरे कंट्रोल में नहीं है। तेरे कंट्रोल में क्या है, सोच के देख एक बार। सोचा, आंसर आया? नहीं आया? तेरे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज़ है, stay true to yourself। जो तू है तू वो रह। उसके एक्शंस की वजह से, या फिर जो वो तुझे फील करा रही है, उस बेसिस पे, उन इमोशंस पे अपने आप को चेंज मत कर। एक बहुत बड़ा ट्रेड मर्दों का है ये यार, एंड आई एम सेइंग एक्चुअल मर्दों का। वो क्या कहते हैं, रियल मैन। और फेक रेड पिल वाले नहीं, वो उन लड़कों का नहीं जो तुम्हें जो 30-30 सेकंड की वीडियो में कह देते हैं लड़की को ट्रीट ऐसे करना है, मर्द ये करता है। वो वाली वीडियोस की बात नहीं कर रहा, उसको पहले अपने दिमाग से निकाल लो। रियल मैन नो that their emotions exist. They actively recognize their emotions and then they don't let their emotions control them. इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारे इमोशंस हैं, जो तुम्हारी फीलिंग्स हैं, वो होंगी यार, नेचुरल है, तुम इंसान हो। फीलिंग्स जो हैं वो एक रीजन की वजह से हैं, ठीक है ना। लेकिन अब तुम उन फीलिंग्स को अगर अपने आप को कंट्रोल करने दोगे तो तुम चीज़ें वो कर जाओगे, या फिर तुम चीज़ें ऐसी कह जाओगे जो तुम बाद में आगे कहोगे, ओह मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, वो मैं फ्लो में बोल गया, वो मैं गुस्से में कह गया। कितनी बार हमने देखा है कि लोग गुस्से में गलत चीज़ बोल जाते हैं, या फिर रोते हुए कुछ गलत बोल जाते हैं क्योंकि वो इमोशंस पे हावी होते हैं। तो वो चीज़ नहीं होने देनी। लेकिन अगर तू उन चीज़ों के बारे में ओवरथिंक कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल बॉडी बनानी है, जिम जाना है, वो तेरे कंट्रोल में है। अब तू ओवरथिंक इसलिए कर रहा है क्योंकि तू एक्शन नहीं ले रहा, या फिर तू ओवरथिंक इसलिए कर रहा है क्योंकि तू बिल्कुल ही इसमें फोकस हो गया। वो दो डिफरेंट केसेस हैं यार। मैं तो ये बोलूंगा कि हल्की सी ओवरथिंकिंग हेल्दी है। अब मेरे को पता है थोड़े लोग बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ओवरथिंकिंग बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। नहीं भाई, मेरे लिए पर्सनली थोड़ी सी ओवरथिंकिंग और थोड़ा सा ऑब्सेशन किसी भी चीज के साथ बहुत हेल्दी है। लेकिन वो स्वीट पॉइंट या कह लो वो जो लिमिट है वो सबकी अलग है कि उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो तेरे को सेल्फ अवेयर होकर पता चलेगी। वो तेरे को तभी पता चलेगी जब तू थोड़ी सी डीप थिंकिंग करेगा, जब तू थोड़ा सा अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, या फिर थोड़ा सा और एक्सपीरियंस ले लेगा, ठीक है। तो ओवरथिंक उन चीज़ों के बारे में नहीं करना जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। Control the controllables and stop overthinking about the things that are not in your control.
नंबर 3 और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, कुछ लड़के आएंगे कमेंट्स में इस टिप के बाद और बोल देंगे ये गलत एडवाइस है, आपने लुक्स को प्रायोरिटाइज कर दिया, आपने फिजिकल अपीयरेंस को प्रायोरिटाइज कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। इस टिप के थ्रू मैं तुम्हें ये नहीं कहना चाह रहा कि तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस सब कुछ है, बट द थिंग इज द वे यू लुक, द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू एक्ट, एवरीथिंग ऑन द आउटसाइड makes a big difference on how people look at you and how people perceive you. इससे मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे तुम चलते हो, जो तुम्हारा चाल ढाल है, जो तुम्हारा कपड़े पहनने का तरीका है, जो तुम्हारा बॉडी टाइप है, जो तुम्हारी फिजिकलिटी है, जो तुम्हारे फिजिकल लुक्स हैं ओवरऑल, उससे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है लोगों के परसेप्शन में और दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, किस तरह का इंसान देखती है। बेसिक एग्जाम्पल, अगर तेरी बॉडी बनी हुई है, तेरे में कॉन्फिडेंस है, तेरी बॉडी लैंग्वेज अपराइट है और देख के पता चल रहा है कि हाँ तू अपने आप में कॉन्फिडेंट है, लोग तेरे को सीरियसली लेना शुरू करेंगे, तेरे को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो किसी से डील करेगा, तो किसी से बिजनेस क्लाइंट के पास जाके बात करेगा, तो वो तेरे को ये नहीं बोलेंगे या फिर तेरे को देख के ये नहीं लगेगा कि ये सीरियस नहीं है। तू डेटिंग साइट पे जाएगा, लड़कियां तुझे भाव देंगी, लड़कियां तुझे सीरियस लेंगी। पता है डेटिंग साइट पे ना एक चीज बहुत बहुत मतलब क्या कहते हैं उसे, हैरान कर देने वाली है। पिकअप लाइंस कह लो या फिर कोई एक फ्रेज कह लो, अगर कोई 59-60 किलोस का पतला सा लड़का या फिर 120-30 किलो का बिल्कुल ओबीस लड़का बोलेगा उस लड़की को, तो उसको लगेगा ही इज बीइंग अ क्रीप टू मी, ही इज अ वियर्डर। सुना होगा तुमने वो सारी चीजें। बट अगर वही एक पिकअप लाइन या वो फ्रेज कोई और लड़का उसे बोले, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसे बोलूं, मैं अभी लिख के दे सकता हूँ कि रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, वहाँ पे वो वियर्डर, क्रीप, वो वाली चीज़ें निकलेंगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे एविडेंस है कि इस लड़के ने अपने फिजिक पे काम कर रखा है, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ इज डिफरेंट, इसको बात करनी आती है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, इसकी वोकल टोनैलिटी पे काम हो रखा है, इसको कम्युनिकेट करना आता है। ओवरऑल वो क्या वर्ड कौन सा है यार हिंदी में, overall he's just charismatic, that's it। और ये बहुत हैरान कर देने वाली बात इसलिए है क्योंकि एग्जैक्ट सेम लाइन, एग्जैक्ट सेम वर्ड तुम बोल सकते हो किसी को और हो सकता है तुम्हें बोल दे हाँ ये सीरियस नहीं है, या फिर लड़की को बोले तो ये क्रीप है या ये वियर्डो है। बट तुम्हारे सामने कोई और लड़का आके वही सेम चीज किसी को बोले और कोई उस पर विश्वास कर ले या फिर उसके साथ क्या कहते हैं वाइब होने लग जाए वो लड़की, वो चीज बहुत हर्ट कर जाती है भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और उस टाइम पे मैंने रियलाइज किया भाई कि योर फिजिकल अपीयरेंस इज जस्ट नॉट अबाउट अट्रैक्टिंग वुमेन, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है वो, इट गोज़ वे डीपर देन दैट। उससे बहुत कुछ चेंज हो जाता है। उससे सबसे बड़ी चीज जो चेंज हो जाती है और आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है कि दुनिया तुम्हें किस नजरिए से देखती है, उससे वही बदल जाता है। तो ये थी वीडियो। क्या टाइम हो गया? 11:12। अगले 50 मिनट में मैं होने वाला हूँ 24 का, तो एंजॉय करो ये वीडियो एंड आई होप तुम्हें कुछ वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। बहुत जल्द 10,000 सब्सक्राइबर होंगे हमारे भी, तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। छोटी सी अपडेट, मैं वीडियो कॉल पे शुरू हो चुका हूँ तुम में से कुछ भाइयों के साथ, तुम में से कुछ मेरे साथ वीडियो कॉल पे आ चुके हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ चुके हैं और कईयों को काफ़ी अच्छे आंसर्स मिल चुके हैं। तो वो कॉन्वर्सेशंस भी मैं इसी चैनल पे शेयर करूँगा, तो उनके लिए जस्ट कीप एन आई आउट, उनके लिए क्या कहते हैं उसे, देखते रहना वो कब आती हैं। आई थिंक बहुत सारे भाइयों को उससे बहुत ज़्यादा वो मिलेगी, वैल्यूएबल इंसाइट्स। लेकिन उसके अलावा मैं व्लॉग्स का ट्राई करने वाला हूँ। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू देम वेरी रेगुलरली बिकॉज मेरा दिन भाई ऊपर नीचे हर दिन चेंज होता रहता है, especially when you're on the business side of things. So I cannot guarantee कि मेरे vlogs कैसे होंगे, but the thing is at the end of this year, इस साल के एंड में मैं अपना दूसरा बॉडी बिल्डिंग शो करने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होएगा उस ग्रूव में आने का कि कैसे मैं व्लॉग्स बना सकूं, उन्हें सिनेमैटिक रख सकूं और तुम लोगों को उस जर्नी पे भी लेके जा सकूं। बाकी
I think I don't say this enough, but I appreciate you guys and I really love you. Thank you for all you do. Thanks for watching my videos. And yeah, it's just the start. सिर्फ start है यार ये. The goal is to actually be one of the most, what's the word, authentic, सबसे real self improvement channel बनना चाहता हूँ मैं अपनी हिंदी मार्केट में और इंग्लिश मार्केट में भी. Because the thing is, मैं पता नहीं इस वीडियो में बोलूँ ना बोलूँ, छोड़ देता हूँ, अगली वीडियो के लिए रखते हैं उसे. तो अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उनका ध्यान रखो. And I will see you in the next video. तब तक के लिए much love, take care.